हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक, इसमें हम पढ़ते हैं आज हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इसमें सबसे पहले हम हेड सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। हेड हेड सर्कमफ्रेंस, इसकी अगर हम बात करें नॉर्मली कितनी होती है 33 टू 35 सेंटीमीटर इसकी हेड सर्कमफ्रेंस होती है न्यूबॉर्न बेबी की। अगर हम बिलो 33 सेंटीमीटर की बात करें, बिलो 33 सेंटीमीटर की बात करें तो ये इंडिकेट करती है किसको, माइक्रोसेफेलस को। और मोर देन 35 सेंटीमीटर की हम बात करें, अबव 30 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो इंडिकेट करती है किसको, माइक्रोसेफेलस को। और माइक्रोसेफेलस इसको इंडिकेट करता है हाइड्रोसेफेलस को, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस को इसमें क्या हो जाता है कि जो सीएसएफ की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ कह सकते हैं। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फॉन्टेनल। क्या देखने को मिलता है इसमें, बल्जिंग फॉन्टेनल इसमें देखने को मिलता है। अगर डिप्रेस फॉन्टेनल हमें देखने को मिल रहा है, क्या डिप्रेस फॉन्टेनल देखने को मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, डिहाइड्रेशन को, डिहाइड्रेशन में डिप्रेस फॉन्टेनल देखने को मिलेगा। एंड बल्जिंग फॉन्टेनल तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि प्रोडक्शन हो जाती है सीएसएफ की इंक्रीज या एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है। अब हम हाइड्रोसेफेलस की बात करें तो हाइड्रोसेफेलस 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसकी अगर हम बात करें कम्युनिकेटिंग की तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है सीएसएफ की, सीएसएफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, या कहेंगे हम एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्शन तो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल प्रोडक्शन, बट जो ऑब्जर्वेशन है वो अबनॉर्मल हो जाती है। अबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन मतलब जो पाथवे है उसमें क्या जाती है, डिक्रीज, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो पाथवे में क्या जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। पाथवे में क्या कह सकते हैं हम कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है उसमें क्या हो जाती है, ब्लॉकेज, सेरिब्रल एक्वाडक्ट में ब्लॉकेज हो जाती है। ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट क्या है कि 3rd एंड 4th वेंट्रिकल को जोड़ती है और स्पाइनल फ्लूइड का, जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का को इनमें प्रवाहित करती है। तो हमने देखा हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल 33 टू 35 सेंटीमीटर
बिलो 33 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये किसको इंडिकेट करता है, माइक्रोसिपेलिस को। और 30 मोर देन 35 सेंटीमीटर किसको इंडिकेट करता है, मैक्रोसिपेलिस को। मैक्रोसिपेलिस की इंडिकेट करती है हाइड्रोसिपेलिस। हाइड्रोसिपेलिस क्या होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फ्रंटल इसमें देखने को मिलता है। अगर डिप्रेस फ्रंटल में देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है किसको, डिहाइड्रेशन को। हाइड्रोसिपेलिस की बात करें टू टाइप्स का होता है, ये कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में जो क्या होता है, जो सीएसएफ का प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है या एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ हो जाता है। कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलिस की बात करें तो ये प्रोडक्शन तो इसमें नॉर्मल होता है, लेकिन पाथवे होता है, पाथवे में क्या जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या है, ये ट्यूब लाइक है जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ती है और सीएसएफ का वो कोइन में प्रोवाइड करती है। तो ये था हेड सर्कमफ्रेंस। अब देखते हैं हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो भी डाटा हम पढ़ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड बुक से लिया गया डाटा है। जितना भी डाटा हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक से लिया गया डाटा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली कितनी, नॉर्मली अगर हम बात करें 32 33 सेंटीमीटर, 32 33 सेंटीमीटर है। और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो जाती है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज, ये कम इंक्रीज जाती है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाता है। क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होता है। और ये क्या होता है, इससे क्या इंडिकेट करता है, जो बच्चों में होती है विटामिन डी कमी से रिकेट्स, क्या हो जाता है, रिकेट्स। जो किसी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टर्नम प्रोट्रूजन। इसकी वजह से क्या होता है, स्टर्नम स्टर्नम प्रोट्रूजन हो जाता है। मीन्स की जो चेस्ट का प्रोट्रूजन, मीन्स की जो चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक चेस्ट साइज बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो चेस्ट साइज है वो बढ़ जाता है। और इसे क्या कहते हैं, पिजन चेस्ट। इसे बोलते हैं क्या, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट इसे कहते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं। 32 33 सेंटीमीटर ये होता है नॉर्मल। चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है कब, जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी हो। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों में,
रिकेट्स। और इससे क्या होता है, स्टर्नम जो है स्टर्नम प्रोट्रूड हो जाता है। स्टर्नम क्या प्रोट्रूजन हो जाता है। स्टर्नम प्रोट्रूजन हो जाता है। इससे क्या होता है, जो एंटीरियर पोस्टल डायमीटर है चेस्ट का वो बढ़ जाता है और जिससे ऑटोमेटिक चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। और इसे क्या कहते हैं, पिजन चेस्ट कहते हैं, पिजन चेस्ट। अब हम बात करें हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाती है कब, 1 ईयर ऑफ एज पे। हेड एंड चेस्ट circumference equal at age of 1 year। कितनी सेंटीमीटर की जाती है, 45 सेंटीमीटर की। कितनी, 45 सेंटीमीटर की। 45 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। और एनिमा कैन की भी जो उसका भी जो साइज होता है वो भी कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। स्पेशली जो जो हमारा एनिमा कैन होती है, कौन सी, इवाक्वेट एनिमा। इवाक्वेट एनिमा, उसका जो साइज होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, या हाइट कह सकते हैं, इवाक्वेट। क्या कह सकते हैं इसको, या हाइट कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस हम देखेंगे 30 टू 33 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। ये बढ़ जाता है कब, विटामिन डी कमी से, वो रिकेट्स को इंडिकेट करता है। एंड स्टर्नम प्रोट्रूजन हो जाता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिक साइज बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, पिजन चेस्ट। हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है कब, 1 ईयर ऑफ एज पे। कितनी, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर की हम बात करें तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है वो भी 45 सेंटीमीटर जाती है। और जो एनिमा कैन की जो हाइट है, स्पेशली इवाक्वेट एनिमा, उसकी जो हाइट होती है वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। हम बात करते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की। इसकी बात करेंगे हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की हम बात करेंगे, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस तो इसकी नॉर्मली लेंथ, लंबाई कितनी होती है, कितना हम मापते हैं, 11 से 12 सेंटीमीटर, 11 टू 12 सेंटीमीटर। और ये किस लिए चेक करते हैं, किसे चेक करते हैं, टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए ये हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं। ये किससे चेक करते हैं, एक टेप आता है, इसका नाम क्या है, साकिर। साकिर टेप, साकिर टेप से इसको हम
नापते हैं या चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस से कहाँ लेके जाते हैं? जो अपर पार्ट ऑफ अल्नर, अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन, रेडियस वाला होती है ना एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस को होता है ये वाला पार्ट होता है, और यहां से हम अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन लेते हैं और उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से हम उसको चेक कर लेते हैं। ये किस लिए चेक करते हैं? कि बेबी का जो न्यूबॉर्न है न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए। हम बात करते हैं वाइटल्स स्टैटिक्स की। बात करें हम वाइटल्स स्टैटिक्स की हम बात करें, वाइटल्स स्टैटिक्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाइटल स्टैटिक। वाइटल स्टैटिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल की हम बात करते हैं 122 160, 122 160 बीट पर मिनट। और ये कब है? रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम पर। ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरिकल डाटा, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से ले गया है। और ये हार्ट रेट होती है बेबी की रेस्ट टाइम पर कितनी होती है? 122 160 बीट पर मिनट। अगर हम बात करें, अगर बच्चा क्राई कर रहा है उस टाइम पर ये हो जाएगी कितनी? 180 बीट पर मिनट। एंड अगर बच्चा क्या स्लीपिंग मोड में है, सो रहा है, तो ये हो जाएगी कितनी? 8200 बीट पर मिनट, 8200 बीट पर मिनट। ये हम ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड बुक से हमने ये डाटा लिया है। और आगे हम देखते हैं कहाँ से चेक करते हैं हम जो हार्ट रेट चेक करते हैं। कहाँ से करते हैं चेक हार्ट रेट? कहाँ से? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसे क्या कहते हैं? एपिकल पल्स, एपिकल पल्स। ये इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू रिब्स, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, इसके कहते हैं अपेकल पल्स। कहां से देखते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। अगर हम बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट की कहां से देखते हैं? अडल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अडल्ट में क्या? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसे क्या कहते हैं? एपिकल पल्स। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, किसकी? ये हमने बात की हार्ट रेट की, बात कर लेते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नॉर्मल कितनी होती है? 32 60 ब्रीथ पर मिनट। एवरेज अगर हम इसका लेंगे तो 40 ब्रीथ पर मिनट। कितना लेंगे? 40 ब्रीथ पर मिनट। टेम्परेचर की अगर बात करें हम, ये हो गया रेस्पिरेशन। टेम्परेचर की बात करें हम 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5
डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसका, ये बच्चे का। अगर हम इसमें बात करें आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशन, आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, एक कॉम्प्लिकेशन टेम्परेचर में से आती है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबी। इसे ये क्या है, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबी। तो इसमें हमने क्या देखा, हार्ट रेट है 120 बीट पर मिनट, रेस्ट टाइम क्राई अगर बच्चा कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट हो जाएगी, स्लीपिंग टाइम में 80 to 100 बीट पर मिनट हो जाती है। एंड हार्ट रेट हम चेक कहाँ चेक करते हैं, जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां से हम बच्चे की हार्ट रेट चेक करते हैं, एपिकल पल्स उसको कहते हैं। और अडल्ट में बात करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से बात लेंगे। रेस्पिरेशन की अगर बात करें 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है, इसका एवरेज 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। टेम्परेचर की बात करें 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। एंड आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जो क्या होता है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को कहते हैं साइलेंट किलर डिजीज, न्यूबॉर्न बेबी में साइलेंट किलर डिजीज है। हम ब्लड प्रेशर की बात करें, इसके ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो कितना ब्लड प्रेशर होता है बच्चे का, 60/40 mmHg, 60/40 mmHg। ये नहीं कह सकते हम कि बच्चे का ब्लड प्रेशर नहीं होता। अगर ब्लड प्रवाह कर रहा है, हार्ट बीट हो रही है, तो ब्लड प्रेशर भी होगा। तो कितना होता है, 60/40 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, इसकी बात कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम इसमें पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव बर्थ। लाइव बर्थ की हम बात करेंगे तो लाइव बर्थ क्या होता है, जो बच्चा मम्मी से अलग हो जाता है, क्या जाता है, सेपरेट। सेपरेट होने के बाद भी कुछ एविडेंस, लाइव एविडेंस दिखाता है, क्या, लाइव एविडेंस। लाइव एविडेंस की अगर बात करें तो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये क्या है, लाइव एविडेंस है, जो कि किसमें होती है, लाइव बर्थ में होती है। लाइव एविडेंस की बात करें, लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, जो इंडिकेट करती है कि बच्चा क्या लाइव है। उसके बाद में हम देखेंगे स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ किसको कहते हैं, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ की हम बात करें तो आफ्टर 22 अवेलेबिलिटी ऑफ पीरियड, आफ्टर 22 वीक
जो वायबिलिटी पीरियड है वो कितना हो जाना चाहिए, 22 वीक क्रॉस कर जाना चाहिए, एंड वेट की हम बात करें, एंड मोर देन 500 ग्राम वेट, 500 ग्राम आफ्टर जो वायबिलिटी पीरियड है, जो वायबिलिटी पीरियड है तो उसका जो क्या वो कितना पार कर जाना चाहिए, 22 वीक। पहले क्या था 28 वीक रखा होता, लेकिन अब 22 वीक कर दिया। वायबिलिटी पीरियड मतलब कि अगर बच्चा 22 वीक के बाद ही मदर से सेपरेट हो जाता है तो हम उसको जो है लाइव रख सकते हैं बाहर, मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन भी हम इसको लाइव रख सकते हैं। ये होता है वायबिलिटी पीरियड। स्टिल बर्थ की बात कर रहे थे, अब 20 वीक एंड मोर देन 500 ग्राम वेट, एंड क्या होता है, डेड डेड इन इंट्रा यूट्राइन। जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डेड हो जाता है, मतलब कि उसका जो वीक है वो 22 क्रॉस होना चाहिए और उसका वेट जो कितना है 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। अगर 22 वीक से कम है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अबॉर्शन। उसे क्या कहेंगे हम, अबॉर्शन बिफोर 22 वीक। टर्म प्रेगनेंसी की हम बात करें, टर्म प्रेगनेंसी की बात करें जो हमने पीछे ही पढ़ा था, कितनी होती है 37 टू 42 वीक। बिफोर 37 वीक की अगर बात करें तो होती है प्रीटर्म। आफ्टर 42 वीक की अगर हम बात करें तो ये होती है पोस्टम। ये कितनी होती है, पोस्टम। लो बर्थ वेट बेबी की अगर हम बात करें, नॉर्मल वेट तो हमने पढ़ लिया था, लो बर्थ वेट की अगर हम बात करें तो कितना होता है, लेस देन 2.5 kg या लेस देन कितना 2500 ग्राम। और इसके बाद हम बात करें, ये लो बर्थ वेट है, वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो बर्थ वेट की हम बात करें तो ये कितना होता है, कितने से कम होता है, 1500 ग्राम से, 1500 ग्राम से। अब क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कितना होता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट तो ये कितना होता है, 1000 ग्राम से कम होता है, या कह सकते हैं हम 1 kg से कम। ये टर्मिनोलॉजी थी कुछ जो हमने इसमें पढ़ी। लाइव बर्थ, लाइव बर्थ किसको कहते हैं, जो बच्चा मदर से सेपरेट होकर भी लाइव एविडेंस देता है, जैसे कि रेस्पिरेशन चल रही है, हार्ट बीट आ रही है, तो ये होता है क्या, लाइव एविडेंस। इससे हम पता करते हैं कि बच्चा लाइव है। स्टिल बर्थ की बात करेंगे तो आफ्टर 22 वीक एंड मोर देन 500 या 500 से ज्यादा उसका वजन हो बच्चे का और वो इंटरयूटेराइन लाइफ में डेड कर जाए तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ। वायबिलिटी पीरियड जो है कितना है, 22 वीक है।
पहले 28 वीक था लेकिन अब 22 वीक कर दिया है। अगर बच्चा 22 वीक के बाद में भी मदर से सेपरेट होता है तो उसको एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में लाइव रखा जा सकता है, इसे कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। तो इसे कहते हैं क्या, स्टिल बर्थ। टर्म प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो 37 टू 42 वीक होती है। अबॉर्शन की अगर हम बात करेंगे तो 22 वीक से पहले अगर अबॉर्ट हो, मतलब कि कुछ भी हो रहा है, डेड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अबॉर्शन। टर्म प्रेगनेंसी होती है 37 टू 40 वीक एंड 37 से कम की बात करेंगे तो वो होगा प्रीटर्म एंड 42 वीक आफ्टर 42 वीक की बात करेंगे तो वो होगा पोस्टम। लो बर्थ वेट की बात करेंगे तो 2500 से कम को लो बर्थ बोलेंगे। वेरी लो बर्थ वेट की बात करेंगे तो 1500 ग्राम से कम में, और एक्सट्रीमली लो बर्थ की बात हम करेंगे तो 1000 ग्राम या 500 ग्राम से कम। तो डाटा जो है स्टैंडर्ड बुक से लिया गया डाटा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।